वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से आप सबों के बीच वही जोश वही ऊर्जा के साथ 2022 का क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। ये जो कि हमारा सेशन चल रहा था बायोलॉजी के अंतर्गत 2022 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा 2022 के क्वेश्चन बैंक जो पूछा गया था, क्वेश्चन जो पूछा गया था बिहार बोर्ड द्वारा, उसका ये मेरा दूसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। आज हमारा 6 से शुरू होगा। तो आज वैसे महाशिवरात्रि भी है, तो आप सभी को हार्दिक स्वागत महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो पूछने का ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो हम लोग मनाते हैं, ये किस डेट को मनाते हैं? 7 मार्च या 7 मई या 7 जुलाई या 7 अप्रैल? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे कह सकते हैं। स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है ये WHO के अंतर्गत ये दिवस रखा गया था। लेकिन WHO का फुल फॉर्म क्या होता है ये ध्यान दिया। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, जो कोई भी चीज़ का संगठन करता है, संगठित करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 193 देश शामिल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लगभग हम कह सकते हैं कि 193 देश शामिल है, जिसमें से एक देश हमारा भारत भी है। 193 के अंतर्गत एक देश हमारा भारत भी है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह 7 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव रखा गया था। क्या प्रस्ताव? 1948 को 7 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव ये रखा गया था कि 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाना चाहिए। मनाया तभी से नहीं जा रहा था, सोच रहा था, प्रस्ताव रखा गया कि 7 अप्रैल को मनाया जाना चाहिए। लेकिन यह योजना गठित हो गया 1950 ईस्वी से, मतलब 1950 ईस्वी से 7 अप्रैल 1950 ईस्वी से विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाने लगा। और तब से लेकर अभी तक हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते आ रहे हैं। तो ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 193 देश आता है, और तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, उसके अंतर्गत 193 देश। लेकिन विश्व में जो मुख्यालय है इसका, WHO का विश्व में यदि मुख्यालय पूछा जाएगा तो यह है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। WHO का मुख्यालय यदि पूछा जाएगा वैसे तो स्विट्जरलैंड जेनेवा कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। यह विश्व के अंतर्गत आता है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारत में मुख्यालय, WHO का मुख्यालय भारत में कहाँ है, तब हम लोग कहेंगे दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में मुख्यालय है किसका? WHO का, भारत में। तो ये रहा हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस का कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला हमारा है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो स्वास्थ्य है, ये संरक्षण दिवस। विश्व संरक्षण दिवस मतलब ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन डे कह सकते हैं हम लोग। तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसका डेट पूछा गया। तो 3 दिसंबर, 29 दिसंबर, 26 दिसंबर और 5 जून। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। विश्व संरक्षण दिवस, विश्व कंजर्वेशन डे जो मनाया जाता है वह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण
दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून हो गया विश्व पर्यावरण दिवस, 3 दिसंबर हो गया विश्व संरक्षण दिवस और 7 अप्रैल हो गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे अपना लोग का ऑब्जेक्टिव है कि डायनासोर है। डायनासोर क्या है? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं डायनासोर क्या है। ए में है जीवित सरीसृप, बी में है विलुप्त सरीसृप, सी में है विलुप्त उभयचर और डी में है आदिम सरीसृप। तो हमारा हो जाएगा जीवित सरीसृप तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा विलुप्त सरीसृप। मतलब डायनासोर जो है अब ये पृथ्वी पर नहीं रहा। डायनासोर एक प्रकार का जो था यह छिपकली के समान था। किसके समान? छिपकली के समान था ये डायनासोर। डायनासोर छिपकली के समान था, लेकिन अब जो है यह विलुप्त हो गया है। डायनासोर छिपकली के समान कहने का मतलब यह रेंग करके चलता था। सरीसृप कहने का मतलब होता है रेंग कर चलना। तो विलुप्त सरीसृप था, रेंग कर चलने वाला था, जो कि अब क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो जीवित सरीसृप होगा नहीं, विलुप्त सरीसृप होगा, विलुप्त उभयचर नहीं होगा, आदिम सरीसृप नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा विलुप्त सरीसृप। लेकिन ये कभी कभी डोडो के बारे में पूछता है। डोडो क्या है? डोडो भी एक प्रकार का विलुप्त प्राणी ही है। यह एक प्रकार का डोडो जो था विलुप्त प्राणी था, लेकिन ये पक्षी था। क्या था? डोडो एक पक्षी था जो कि क्या? उड़ता नहीं था। डोडो एक पक्षी था, यह भी विलुप्त प्राणी था। अब डोडो भी नहीं रहा, लेकिन ये डोडो जो है पक्षी था पर उड़ता नहीं था। ये पक्षी था डोडो पर उड़ता नहीं था। ये कहाँ पाया जाता था? तो हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। कौन? ये डोडो पक्षी। डोडो पक्षी हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था जब यह प्रेजेंट था हमारे पृथ्वी पर तब। लेकिन अब यह क्या हो गया? विलुप्त हो गया। अब ये पृथ्वी पर नहीं रहा। तो डोडो पक्षी के समान था, लेकिन डायनासोर जो था छिपकली के समान था। तो डायनासोर भी विलुप्त सरीसृप हो गया और डोडो भी विलुप्त प्राणी हो गया। अब ये डोडो और डायनासोर नहीं रहा, ये देखने को नहीं मिलेगा। आगे का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक जिसे लाल डाटा बुक भी कहते हैं में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। ऑप्शन के अनुसार हमें देखना है कि रेड डाटा बुक के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए में है सुभेद जिसे हम लोग दुर्लभ कहते हैं, बी में है आपत्तिग्रस्त, सी में है संकटग्रस्त और डी में है इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक एक प्रकार का बुक होता है जिसमें क्या किया जाता है कि कोई भी दुर्लभ या आपत्तिग्रस्त या संकटग्रस्त स्पीशीज जाति हो तो उसको इस बुक के अंतर्गत लिख दिया जाता है कि अब इसका जो है ये मतलब विलुप्त होने के कगार पर है या आपत्तिग्रस्त होने के कगार पर है या ये संकटग्रस्त होने पर है। तब वैसे जीव या वैसे प्राणी के बारे में रेड डाटा बुक के अंतर्गत सूचीबद्ध कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज़ को लिख दिया जाता है? सुभेद या दुर्लभ प्राणी या जो भी पेड़ पौधा उसको, या आपत्तिग्रस्त के अंतर्गत जो आता हो या जो संकटग्रस्त के अंतर्गत आता हो। तो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां के अंतर्गत दुर्लभ हो जाएगा। आपत्तिग्रस्त संकटग्रस्त कहने का मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। हमारा 9 का मतलब रेड डाटा बुक से सूचीबद्ध प्रजातियां इनमें से सभी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं कि सीनोजोइक युग, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, युग कौन सा? सीनोजोइक युग। सीनोजोइक युग किस नाम से जाना जाता है? सीनोजोइक युग किस युग के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, मतलब सीनोजोइक युग के अंतर्गत क्या क्या आता है? उभयचर तथा लाइकोपोडस का काल। मतलब किस काल को सीनोजोइक युग कहा जाता है या सीनोजोइक युग के नाम से जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिए। सीनोजोइक युग को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो उभयचरों तथा लाइकोपोडस के काल का, या स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पति के काल का, या स्तनधारियों तथा सरीसृप काल का, या सरीसृप तथा आवृत बीजियों के काल का। तो सीनोजोइक युग किसे कहा जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल को सीनोजोइक युग कहा जाता है या सीनोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सीनोजोइक के अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। आगे का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मनुष्य का हाथ मतलब ह्यूमन हैंड, मनुष्य का हाथ चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लैपर अभिव्यक्त करते हैं। किसको? मनुष्य का हाथ हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया और व्हेल मछली जो होता है उसके फ्लैपर, फ्लैपर मतलब हो गया पंख ही कह सकते हैं। ये जो है क्या अभिव्यक्त करता है? अवशेषी अंग का या विकासवादी अंग का या असमजात अंग का या समजात अंग का? ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के हाथ हो गया, चमगादड़ के पंख हो गया, व्हेल के फ्लैपर हो गया, ये किसको अभिव्यक्त करता है? तो अवशेषी अंग को तो अभिव्यक्त करेगा नहीं, क्योंकि अवशेषी अंग का मतलब हो गया शरीर का वैसा अंग, किसी भी जीव के शरीर का वैसा अंग जो शरीर में प्रेजेंट है लेकिन उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं है। वह हो गया अवशेषी अंग, शरीर में प्रेजेंट है लेकिन उसका हमारे जीवन लाइफ में कह सकते हैं उसका कोई यूज नहीं है, उसे हम लोग अवशेषी अंग कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य का हाथ है तो इसका तो कुछ न कुछ यूज है, बहुत कुछ यूज है, तो अवशेषी अंग होगा नहीं, विकासवादी अंग भी नहीं होगा और समजात अंग भी नहीं होगा, और होगा क्या हमारा? ये होगा समजात अंग। अब हम लोग थोड़ा असमजात अंग और समजात अंग के बारे में हम लोग अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो असमजात अंग और समजात अंग, तो ध्यान दीजिएगा, असमजात तो इसमें क्या होता है कि उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होता है और कार्य समान होता है। ये उत्पत्ति क्या है, ये संरचना क्या है? तो कोई भी असमजात अंग जो है, जो जिस किसी का भी, जैसे पक्षी का पंख हो गया और कीट का पंख हो गया, तो पक्षी का पंख और कीट का पंख, तो ये जो पक्षी का पंख है और कीट का पंख है, तो ये दोनों का पंख का जो उत्पत्ति और संरचना, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर बनावट कहते हैं, वह थोड़ा सा आप लोग को भिन्न देखने को मिलेगा, भिन्न देखने को मिलेगा, मतलब एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न देखने को मिलेगा। लेकिन पक्षी का पंख और कीट का पंख का कार्य क्या है? उड़ना। तो दोनों का काम तो समान है कि पंख का मतलब होता है कि पक्षी का पंख हो या कीट का पंख हो, दोनों के पंख का काम यह है कि उड़ना, तो कार्य तो समान हो गया। लेकिन देखिए, उत्पत्ति और संरचना बनावट कुछ न कुछ भिन्न होता है। पक्षी के पंख का भी बनावट कुछ भिन्न होगा और कीट के पंख का भी बनावट कुछ भिन्न होगा। तो असमजात अंग के अंतर्गत आता है कि जब कोई भी दो जाति के उत्पत्ति एवं संरचना ये भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो, तो उसे हम लोग असमजात अंग कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आएगा पक्षी का पंख और कीट का पंख। अब देखिए समजात अंग क्या है। समजात अंग में क्या होता है कि उत्पत्ति एवं संरचना समान होगा लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यही ना है कि मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, व्हेलर के फ्लैपर। तो अब देखिए, मनुष्य के हाथ का अलग अलग कार्य है, चमगादड़ के पंख का उड़ना काम है, लेकिन व्हेल के जो फ्लैपर है, तो व्हेल का पंख ही कर सकते, तो ये पानी में तैरता है तो पानी के बहाव को काटना ये फ्लैपर का काम है। तो कार्य तो सबका अलग अलग है ना, कार्य तो अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति या संरचना या बनावट कहेंगे तो सबका सेम है। क्योंकि मनुष्य का हाथ है लेकिन चमगादड़ का जो पंख है ये भी हाथ ही होता है, लेकिन वह पंख में रूपांतरण हो जाता है। व्हेल का जो फ्लैपर होता है यह एक हाथ की तरह ही होता है, लेकिन यह तैरने का जो मतलब पानी को जो काटने का, बहाव का जो काटने का होता है, वह एक प्रकार का हाथ ही होता है, लेकिन बनावट कुछ पंख के या फ्लैपर के जैसा बना दिया जाता है। तो उत्पत्ति एवं संरचना समान ही होता है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो जाता है।
तो ये रहा समजात अंग और असमजात अंग में अंतर। ये कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में, 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क में पूछा जाता है कि समजात अंग और असमजात अंग में क्या अंतर है। ठीक, या नहीं तो एग्जाम्पल तो पूछा ही जाता है, जैसे कि ये पूछा गया 2022 के एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, असमजात अंग और समजात अंग। असमजात अंग में उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न भिन्न होगा लेकिन कार्य समान होगा। समजात में क्या होता है कि उत्पत्ति एवं संरचना समान होगा लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होगा। एग्जाम्पल के अंतर्गत इसमें आ जाएगा पक्षी के पंख और कीट के पंख, इसमें आ जाएगा पक्षी, चमगादड़ एवं घोड़े का अग्रपाद। देखिए, तो संरचना समान होगा, चमगादड़ का और घोड़े का अग्रपाद जो होता है कि इसका संरचना समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है, ये भी एग्जाम्पल ही हो गया। आगे का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, लेकिन किससे नीचे होता है वो ध्यान देना है। ए में है 5.6 से कम या 5.6 से नीचे, 5.6 से नीचे, 6 से नीचे, 6.5 से नीचे, 7 से नीचे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और 5.6 से नीचे हो जाएगा अम्लीय वर्षा के पीएच मान। तो ध्यान दीजिएगा, अगला ऑब्जेक्टिव है लाइसिन युक्त शक्ति। क्या है क्वेश्चन? लाइसिन युक्त शक्ति, तो ये शक्ति हो गया। उसके बाद रेटेन, क्या है? रेटेन तथा प्रोटीना। प्रोटीना किसकी किस्म है या किसकी नस्ल है? कौन कौन सा? देखिए, लाइसिन युक्त शक्ति हो गया, रेटेन हो गया और प्रोटीना हो गया। ये किसकी किस्म है? गेहूं की है या चावल की या मक्का का या कपास का? तो ये लाइसिन युक्त शक्ति हो गया, रेटेन हो गया और प्रोटीना हो गया, हाई स्टार्च हो गया, सोना हो गया। ये सभी किसका किस्म है? मक्का का किस्म है। रेटेन, शक्ति, प्रोटीना, हाई स्टार्च और सोना, ये किसका किस्म है? मक्का का किस्म है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो गेहूं की किस्म है। तो देखिए, गेहूं के अंतर्गत ज़्यादातर पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव सोनालिका और कल्याण सोना है। और गेहूं का किस्म के अंतर्गत हिमगिरी भी एक महत्वपूर्ण किस्म के अंतर्गत आता है। तो गेहूं के अंतर्गत किस्म हो गया हिमगिरी, सोनालिका, कल्याण सोना। ये क्वेश्चन सब ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड पूछता है। अब देखिए चावल, तो चावल के अंतर्गत थाईचुंग नेटिव फर्स्ट, थाईचुंग नेटिव फर्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो थाईचुंग नेटिव फर्स्ट चावल का किस्म है, साबरमती चावल का किस्म है, पद्मा चावल का किस्म है, रत्ना चावल का किस्म है, जया चावल का किस्म है। तो ज़्यादातर पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव थाईचुंग नेटिव फर्स्ट है, चावल का किस्म। लेकिन साबरमती, पद्मा, रत्ना, जया जितना भी है ये सब चावल का है। मक्का का हम लोग देख लिए, शक्ति, रेटेन, प्रोटीना, हाई स्टार्च, सोना, ये मक्का का किस्म है। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था 2022 के ही क्वेश्चन पेपर में, बायो में, कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है। अब पूछा गया पूसा शुभ्रा किसका किस्म है? गेहूं का, मिर्च का, फूल गोभी का या पत्ता गोभी का? तो पूसा शुभ्रा जो किस्म था या नस्ल था, ये फूल गोभी का था या फूल गोभी का है। पूसा शुभ्रा एक किस्म है फूल गोभी का। या नहीं तो इसके अंतर्गत एक और किस्म आता है, पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट। क्या? पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट फूल गोभी के अंतर्गत आने वाला किस्म है। लेकिन पूछा गया था कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो ये हो जाएगा फूल गोभी का। इसके अंतर्गत एक और किस्म है, पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट। लेकिन कभी कभी पूछा तो अभी तक नहीं गया, लेकिन ध्यान में रखना है कि मिर्च का किस्म क्या है? पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार मिर्च का किस्म हो गया। पूसा शुभ्रा फूलगोभी का हो गया, पूसा सदाबहार मिर्च का हो गया।
नहीं, मतलब जब मिर्च खाते हैं तो पूरा देखते हैं कि बाहरी चीज़ सब ज़्यादातर नज़र आने लगता है, तो उसी अनुसार याद रखेंगे। मिर्च का सदाबहार पूरा देखने को मिल जाता है। मिर्च का पूसा सदाबहार और पूसा शुभ्रा फूलगोभी का हो गया। इसका एक और है पूसा स्नोबॉल के फर्स्ट। तो ये यहाँ तक का ऑब्जेक्टिव। आगे का ऑब्जेक्टिव है हमारा हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। हुलॉक गिब्बन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार ये राष्ट्रीय उद्यान से अंतर्गत क्वेश्चन है हमारा कि हुलॉक गिब्बन पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान में, या हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में, या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, या काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। क्वेश्चन था हुलॉक गिब्बन। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। ये जो हुलॉक गिब्बन है ना, ये होता है टेललेस, TAIL, टेल लेस, मतलब पूंछ विहीन होता है। ये पूंछ विहीन, ये जो होता है पूंछ विहीन होता है। हुलॉक गिब्बन जो होता है पूंछ विहीन होता है, इसके पास पूंछ नहीं होता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, किस उद्यान में? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में, या हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में, या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, या काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है हुलॉक गिब्बन। ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, या काजीरंगा पक्षी अभयारण्य भी कह सकते हैं। ये असम में है। काजीरंगा पक्षी अभयारण्य जो है असम में है, और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। और ये हुलॉक गिब्बन भी जो है यह काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में ही पाया जाता है। तो काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में हुलॉक गिब्बन को भी रखा जाता है, जो कि काजीरंगा पक्षी अभयारण्य असम में है, और यह काजीरंगा पक्षी अभयारण्य यदि कहा जाए तो यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य। अब कभी कभी पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुजरात में। लेकिन इससे कई ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन ये होता है यहाँ से कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, या हम कहते हैं चीता के लिए। कभी कभी ये भी पूछा गया गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे का हमारा कभी कभी ये पूछा जाता है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये तो बिहार में ही है, लेकिन प्रसिद्ध ये किसके लिए है? ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। देखो ना, ह से हजारीबाग, ह से हाथी हो गया, या गौ से हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान, गौ से हो गया गुजरात। र से जैसे है गिर, र तो शेर, र है। तो कुछ ट्रिक अनुसार ध्यान दीजिएगा तो माइंड में रहेगा। उसके बाद कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड के नैनीताल में है, और यह भी हमारा जो है यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल में है, और यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा पर्यावरण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था। यहाँ से लगभग 3-4 मार्क कभी कभी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछ दिया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। तो आज का ये क्वेश्चन मेरा 6 से शुरू किए थे और 15 पर आकर के ख़त्म हुआ। आगे का वीडियो हम फिर अगले सेशन में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को हो सके तो 1 या 2 बार ज़रूर देखें, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब हम लेकर के आए थे, जो कि 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, और आने वाले क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी जहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को धन्यवाद जो शुरू से अंत तक अभी तक बने रहे, और इस तरह से आने वाले और वीडियो में आप बने रहिएगा, और सारे स्टूडेंट और सारे अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा, और इस चैनल पे सपोर्ट रखिएगा, क्योंकि इस तरह से ही हम आप लोगों के लिए नए नए सेशन, नए नए क्वेश्चन सबको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।